हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है लीनियर मोमेंटम। तो लास्ट क्लास में हमने जो है इनर्शिया की बात की थी, उसके टाइप्स की बात की थी और बात कर ली थी न्यूटन के पहले लॉ की। तो आज हम बात करने वाले हैं न्यूटन का सेकंड लॉ हमें स्टार्ट करना है। उससे पहले हमें समझना लीनियर मोमेंटम को जानना बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्ट करेंगे हम लीनियर मोमेंटम। तो मोमेंटम जो है इट विल टेल अस अबाउट द क्वांटिटी ऑफ मोशन पजेस्ड बाय द बॉडी। यानी कि ये हमें जो बताता है वो बताता है क्वांटिटी ऑफ मोशन। मतलब क्या हुआ कि जैसे आपकी कोई बॉडी है या हम कहें कि इम्पैक्ट ऑफ फोर्स ऑन अ बॉडी बाय द अदर बॉडी। एक बॉडी के ऊपर फोर्स का कितना इम्पैक्ट है दूसरी बॉडी के थ्रू, ठीक है। तो ये हम ये भी कह सकते हैं, इट टेल अस अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ फोर्स। जैसे आपके पास जो है दो बॉडी हैं, ठीक है, दोनों का जो है मास डिफरेंट है और दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। सपोज दैट एक बॉडी है जिसका मास है m और दूसरी बॉडी है जिसका मास है m1 और दूसरा m2, ठीक है, और दोनों जो है v वेलोसिटी से जो है एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो सपोज दैट इन्होंने जो है एक कोई यहाँ पर कोई वॉल मान लें, ठीक है, इसके ऊपर जो है दोनों ने हिट किया। तो ये पता चलेगा हमें कि जो m2 का इम्पैक्ट था वो ज्यादा था, m2 की जो फोर्स थी वो इस वॉल के ऊपर ज्यादा थी m1 के कंपैरिजन में, ठीक है। अगर m2 जो है वो ज्यादा है m1 के मुकाबले, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जो मोमेंटम है वो हमें मोशन की क्वांटिटी के बारे में बताता है और ये बताता है कि जो फोर्स का इम्पैक्ट है एक बॉडी के थ्रू दूसरी बॉडी के ऊपर वो कितना है, ठीक है। या हम कहें इस चीज को कि अगर एक बॉडी है जिसकी वेलोसिटी ज्यादा है दूसरी वेलोसिटी से, एक बॉडी मान लिया 1 दूसरी बॉडी 2 है, ठीक है, दोनों का मास सेम है और यह माना कि v1 की वेलोसिटी जो है v2 से ज्यादा है। तो उस कंडीशन में अगर ये मास सेम है, ये मास दोनों सेम हैं, तो उस कंडीशन में अगर देखा जाए कि ये दोनों मूव कर रहे हैं, यानी कि m मास की वेलोसिटी है बॉडी है वो v1 वेलोसिटी से मूव कर रही है, दूसरा m2 मास की बॉडी है वो v2 वेलोसिटी से मूव कर रही है। जब ये हिट करेंगे, किसी एक ऑब्जेक्ट को हिट करेंगे, तो ये पता चलेगा इसका जो इम्पैक्ट है वो ज्यादा होगा इस कंपेयर टू दिस बॉडी। तो ये हमें क्या बता रहा है, इम्पैक्ट ऑफ फोर्स। तो हम यहां से इसकी डेफिनेशन को फ्रेम करते हैं। तो ये पता चला हमें कि मोमेंटम जो है वो हमारा किन किन बातों पे डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है या फिर वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये चीज हम डिफाइन करते हैं कि मोमेंटम इज सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो हम लिख लेते हैं इसको, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इस मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं P से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम? मोमेंटम को रिप्रेजेंट करेंगे P से, और ये होगा अपना मास इनटू वेलोसिटी। क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो मोमेंटम भी आपका जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट क्या होगी, मास की यूनिट क्या होगी? मास की यूनिट होती है आपकी kg और वेलोसिटी की यूनिट होती है आपकी मीटर पर सेकेंड। तो यूनिट जो है मोमेंटम की वो क्या आएगी आपके पास? यूनिट ऑफ मोमेंटम kg मीटर पर सेकेंड। दिस इज द यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम। और ये हम बात कर रहे हैं वो लीनियर मोमेंटम की बात कर रहे हैं कि आपका जो ऑब्जेक्ट है, जो भी बॉडी है, वो स्ट्रेट लाइन मोशन में मूव कर रही है। तो ये मोमेंटम की बात हो गई। अब हम बात करेंगे न्यूटन के सेकेंड लॉ की। न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है उसकी जो स्टेटमेंट है वो ये कहती है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। यानी कि जो आपका मोमेंटम है जिस रेट से चेंज हो रहा है, यानी टाइम के रेस्पेक्ट में जो मोमेंटम चेंज हो रहा है एक बॉडी का, वो जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के। तो स्टेटमेंट क्या है न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन की, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। यानी कि जो आपका मोमेंटम जिस रेट से चेंज हो रहा है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि आप जो है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, अब जाहिर सी बात है उसका मोमेंटम चेंज होगा। सपोज दैट एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, ठीक है, कंसीडर कर लिया आपने एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u। तो आपने इसके ऊपर एक f अमाउंट की फोर्स लगाई। जब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है
जो मास m था उसके ऊपर आपने F फोर्स लगाई, तो उसकी जो फोर्स लगाने के बाद जो है क्या होगा, उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा, और जब वेलोसिटी में चेंज आएगा तो उसकी सपोज दैट फाइनल वेलोसिटी जो हो गई वो हो गई v। अब फाइनल वेलोसिटी आपकी v हो गई, तो जाहिर सी बात है मोमेंटम का चेंज हुआ, और ये चेंज कुछ टाइम में हुआ होगा, तो वही चीज है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। यानी कि अगर मैं बात करूं कि आपका जो मोमेंटम जो चेंज हो रहा है, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो ये चीज हो गई आपके न्यूटन के सेकंड लॉ की। तो ये स्टेटमेंट की बात कर ली। अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगेगा, जो हमने कह दिया प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के को, और चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या हुआ, चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, अब आप देखिए, यानी कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा तुम्हारा mv, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी, और इनिशियल मोमेंटम क्या होगा mu, मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। तो चेंज इन मोमेंटम यहां से आ जाएगा mv माइनस mu। तो आप यहां पर सिंपली लिख सकते हैं चेंज इन मोमेंटम को mv माइनस mu इज द चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। टाइम लगा उसको इस वेलोसिटी चेंज में t, तो ये हो गया आपका चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, ये आपकी फोर्स निकल के आ गई। ठीक है, अब आप देखिए यहां पर कि ये प्रोपोर्शनली कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है इस फॉर्मूले के लिए वो आती है 1। तो यहां पर आप जो लिख सकते हैं फोर्स को, वो लिख सकते हैं m कॉमन ले लें। जब m कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, v माइनस यू अपॉन टी। अब आप याद करिए, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन को याद कीजिए और उसके फॉर्मूले को याद कीजिए, तो आपको ये पता चलेगा v माइनस यू अपॉन टी जो होता है वो एक्सेलरेशन है आपका। तो सिंपली यहां से आप फॉर्मूला ड्राइव कर देते हैं फोर्स का, विच इज ma। तो ये जो F इक्वल्स टू ma है वो इस स्टेटमेंट के थ्रू ड्राइव होकर आता है आपका ये फॉर्मूला। तो यहां पर सिंपल सी बात हो गई, F इक्वल्स टू ma इज दी हाउ टू कैलकुलेट द फोर्स व्हेन द मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन। या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में अगर आपको वेलोसिटीज दे रखी हैं, मास दे रखा है, आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं वहां से। जब एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेंगे तो इजी हो जाएगा आपके पास फोर्स निकालना। फोर्स निकालने के लिए तुम्हें सिंपली मास की जरूरत पड़ेगी और एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ेगी। एक्सेलरेशन निकालने के हम इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाल सकते हैं किसी भी तरीके से। तो ये आपका एक फॉर्मूला हो गया। अब इसकी यूनिट की बात करें, जैसे हमने बताया था पहले लेक्चर में, इसकी यूनिट होती है न्यूटन, और कहा था कि जब हम सेकंड लॉ पढ़ाएंगे तब इसको डिफाइन करेंगे। तो यूनिट जो है फोर्स की वो होती है आपकी न्यूटन। अब इसको डिफाइन करें हम, डिफाइन 1 न्यूटन। अगर मैं 1 न्यूटन को डिफाइन करूं तो यहां से देखिए फॉर्मूले को F इक्वल्स टू ma। तो फोर्स अगर मैं मानूं कि 1 न्यूटन की फोर्स है और यहाँ जो मास है किसी ऑब्जेक्ट का वो 1 किलोग्राम है और वो मूव कर रहा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो एक्सेलरेशन की यूनिट हो गई। तो अब यहाँ से देखा जाए तो आप देखिए कि 1 न्यूटन इज द अमाउंट ऑफ फोर्स व्हेन द बॉडी ऑफ मास 1 kg एक्सेलरेट विद द 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि 1 न्यूटन उतने अमाउंट की फोर्स है जब कोई बॉडी 1 किलो की बॉडी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव करे, तो उतनी अमाउंट का फोर्स जो है वो हम 1 न्यूटन कहते हैं। अब लिख सकते हैं इसे, व्हेन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg एक्सेलरेट विद 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर देन द फोर्स इज सेड टू बी 1 न्यूटन। ये आपकी डेफिनेशन की बात हो गई। अब जो है, जो न्यूटन का पहला लॉ है, यू कैन ड्राइव इट यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। कैसे कि आप एक चीज देखिए कि अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट पर है, अगर आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है या फिर ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, या फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, अगर आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उन दोनों ही कंडीशन में ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होगा तब एक्सेलरेशन क्या होगा, 0, और जब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तब भी एक्सेलरेशन क्या होता है, 0। तो यहां से अगर देखें इस फॉर्मूले से F इक्वल्स टू ma से अगर मैं देखूं तो फोर्स तुम्हारी क्या निकल के आएगी इन दोनों कंडीशन में, 0। इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, देन द फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज 0। और यही तो हमारा न्यूटन का पहला लॉ कहता था, कि न्यूटन का पहला लॉ कहता है कि हर एक बॉडी या तो रेस्ट में रहेगी या फिर मोशन में रहेगी,
यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी अगर उसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही है। जब तक वो इस कंडीशन में रहेगी जब तक उस पर बाहर से कोई फोर्स ना लगे। व्हेन अ बॉडी या एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। तो यहां पर देखिए अगर फोर्स जीरो है किसी बॉडी के ऊपर तो या तो वो रेस्ट में है या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो ये न्यूटन का पहला लॉ आ गया आपका यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। हम डे टू डे लाइफ एग्जाम्पल की बात कर लें कि देखिए इसमें न्यूटन के जो इम्पैक्ट है सेकंड लॉ ऑफ मोशन का इम्पैक्ट हमारे डे टू डे लाइफ में हम बात करते हैं। तो चेंज इन मोमेंटम और टाइम पे आ जाएं। तो यहाँ पर देखें कि आपका क्या है कि चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, फोर्स क्या है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। अगर मोमेंटम का चेंज ज्यादा होगा तो फोर्स जो है ज्यादा होगी, अगर आपका टाइम जो है ज्यादा होगा फोर्स कम होगी, अगर टाइम ज्यादा कम होगा तो फोर्स ज्यादा होगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब हम बार बार बता चुके हैं कि अगर एक क्वांटिटी घट रही है तो दूसरी बढ़ेगी। तो अगर टाइम तुम्हारा कम लग रहा है तो फोर्स ज्यादा होगी वहां पर, ठीक है। अगर मोमेंटम तुम्हारा जो है ज्यादा लग रहा है या मोमेंटम कम लग रहा है तो फोर्स कम होगी, ज्यादा लग रहा है तो ज्यादा होगी, क्योंकि ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये वाली बात क्लियर है आपको। तो एक चीज देखिए यहां पर कि आप जो है कोई ऑब्जेक्ट है आप किसी रेत पर उसको फेंकें या फिर कोई जो गद्दा हो उसके ऊपर स्प्रिंग के ऊपर आप कहें उसको फेंकें, ठीक है। दूसरा आप जो है बिल्कुल ठोस सरफेस हो, सॉलिड सरफेस हो, उसके ऊपर आप किसी चीज को गिराएं तो आप ये देखेंगे कि जो हर्ट है यानी कि खुद को ले लें, ठीक है। अगर आप रेत पर गिरेंगे, ठीक है, तो वहां पर जो है आपको कम चोट लगेगी बनस्बत उसके कि जब आप जो है किसी ठोस सरफेस पे गिरेंगे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है कि आप जो है जब ठोस सरफेस पे गिरते हैं तो चेंज इन मोमेंटम जो है वो जीरो होगा, भाई आपकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी, तो वो तुरंत जो है एग्जर्ट हो जाता है। जो चेंज इन मोमेंटम जीरो वहां उसे जो है टाइम जो है नहीं मिलता ऑब्जेक्ट को, इसलिए फोर्स ज्यादा लगती है उसके ऊपर, ठीक है। लेकिन जब आप जो है किसी रेतीले सरफेस पे गिरते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपको एक टाइम मिल जाएगा, टाइम आपका कम होगा, टाइम आपको मिल जाएगा, टाइम ज्यादा मिलेगा उस कंडीशन में। जब टाइम आपका बढ़ जाएगा तो फोर्स क्या होगी, घटेगी उस कंडीशन में। ये बात समझ में आ रही है ना कि आप जो है गद्दे पे गिर रहे हैं तो अगर कोई ठोस सरफेस है तो सीधे गिरें, यहाँ पर ऐसे गिर जाएंगे तो यहाँ पर तुम्हें टाइम नहीं मिला बिल्कुल भी, चेंज इन मोमेंटम जो है तुरंत जीरो हो गया तुम्हारा, तो फोर्स ज्यादा लगी। लेकिन वहीं आपका सरफेस ऐसा है जो थोड़ा सा जो है रेतीले में कहें कि आप जो है थोड़ा सा धंसेंगे उसमें, तो धंसने का मतलब क्या हुआ कि जब आपका ऑब्जेक्ट जो है कोई बॉडी गिर रही होगी तो उसको थोड़ा टाइम मिल जाएगा, यानी टाइम बढ़ गया। जब ये टाइम बढ़ जाएगा तो ये फोर्स क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो इसीलिए जो है वहां पर जो है इस चीज को आप देख सकते हैं। या फिर एक एग्जाम्पल और लें कि आप जो है बॉल को कैच करें, बॉल आ रही है सामने से, कैच करना है उसे, तो ऐसे डायरेक्ट पकड़ेंगे तो चोट ज्यादा लगेगी, लेकिन थोड़ा सा हाथ को पीछे ले जाएंगे तो चोट कम लगेगी। क्यों? क्योंकि आपको एक टाइम मिल गया वहां पर, उसको जब बॉल को कैच कर रहे हैं तो वहां पर आपको टाइम मिल गया, और टाइम जब तुम्हारा मिल गया तुम्हें तो ये तुम्हारा क्या है, टाइम बढ़ गया तो फोर्स क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो इस चीज से आप ये सोच सकते हैं।